जिस जगह हम आए हुए हैं दोस्तों, वो सोसाइटी रिवियरा सैफायर पार्किंग, ये गेट नंबर 3 है। ऐसे ही कई गेट हैं वहाँ दूर तक। इस गेट नंबर 3 से अंदर चलेंगे तो टाइल्स को फॉलो करते हुए हम पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ की सुंदरता, जगह कितनी दी हुई है। इन सीढ़ियों पर चढ़ेंगे और सीढ़ियों से फिर दिखता है नज़ारा चारों तरफ। यहाँ पर घर हैं, दो घर जो विलाज हैं। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आप देखेंगे आसपास का नज़ारा। खाली ज़मीन पड़ी हुई है, जैसे पहले पुर्तगाली घर बनाते थे उसी तरह का कल्चर। यहाँ बहुत बड़ी ज़मीन पे एक छोटा सा घर और फिर उसमें बागवान। ये अगल बगल एक दूसरी तरफ का प्लाट है, सामने रोड और नारियल के तमाम पेड़। सोसाइटी की प्रीमाइसेस। हम कूच करते हुए अब चलेंगे घर की ओर, जो हमने एयरबीएनबी से लिया है। एयरबीएनबी से लिए हुए घर में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हम घुसे हैं। यहाँ पर डिजिटल लॉक लगा रहता है, इसमें डिजिटल लॉक लगा रहता है। अभी इस समय तो खुला हुआ है ना डिजिटल लॉक, तो मैं डिजिटल लॉक भी दिखाता हूँ आपको। ये डिजिटल लॉक रहता है। इसकी कोई बटन प्रेस करेंगे, इसका नंबर बता देते हैं लोग, तो इसमें कोई बटन प्रेस करेंगे तो वेकअप हो जाता है, अदरवाइज़ ये बंद रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे किचन है, यहाँ पर किचन है, पूरा सब खाने बनाने का सामान है। फ्रिज है और सोफ़ा है, इस पर आप बैठ सकते हैं। सामान बहुत पड़ा हुआ है यहाँ पर। और ये सोफ़ा कम बेड है। ये डाइनिंग टेबल है जिस पर आप बैठ करके इत्मीनान से खाना खा सकते हैं। इसके बाद एक और बेडरूम है जो सामान फैला पड़ा है, इसमें एक ड्रॉर वार्डरोब भी है। और अभी सुबह चूँकि उठे हैं तो सामान साफ नहीं हुआ। इसमें भी एक एसी लगा हुआ है। और यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर का दृश्य। सामने एक पूल है जिसमें आप जाकर नहा भी सकते हैं। पूल इज़ क्लोज्ड नाउ, अभी पूल क्लोज है। और अगल बगल के जो यहाँ पर प्लाट खाली पड़े हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। नारियल का पेड़ है जिससे नारियल तोड़ते हैं लोग बाग। और यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको एयरपोर्ट से टैक्सी लेनी पड़ती है। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर के आप यहाँ आ सकते हैं। और ऊपर ये सीढ़ियाँ जाती हैं, विला है चूँकि, जैसा मैंने बताया तो विला है तो ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं। पर ऊपर जो है, जो हम लोगों ने यूनिट ली है उसके हिसाब से ऊपर बंद हो रखा है। तो इधर भी बालकनी है, पर्दे लगे हुए हैं। और इस बालकनी में आप कपड़े सुखा सकते हैं, धो सकते हैं। यहाँ आगे जाकर कूड़ा निस्तारण की जगह है। और अगल बगल बहुत सारी विलास बनी हुई हैं। वो स्कूटीज़ जो लोग रेंट पे ले कर के आए हैं वो, और बहुत सारी गाड़ियाँ भी आगे खड़ी है। और गाड़ियाँ इसी गली में आगे जाते हुए, जिस गली में आपको दिखा रहा हूँ कैमरा पॉइंटेड है, उसी गली में आगे एक कार और बाइक का रेंटिंग का सर्विस भी है। तो वहाँ से कार और बाइक भी ले सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ी सोसाइटी, काफ़ी जगह में है। नोएडा जैसी जगह में अगर ये सोसाइटी होती तो इसमें 200 मंजिल के वो खड़े कर देते। तो यहाँ का कल्चर अलग है। ये अच्छा दौड़ता हुआ सुबह बैडमिंटन खेलने आया है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं कल, और दूसरी प्रॉपर्टी में रुकेंगे इन्हीं होस्ट की, और फिर मज़े करेंगे। यहाँ पर पहुँचने के लिए, यहाँ से अगर कहीं आपको जाना है, यहाँ से वेगेटर बीच जो है, वेगेटर बीच जो यहाँ से पड़ता है वो करीब है 6 किलोमीटर। और जो बागा बीच है कोलंगेट विलेज में, वो यहाँ से पड़ता है करीब 10 किलोमीटर। और यहाँ दोनों जगह जाने के लिए आप एक तो स्कूटी से जा सकते हैं अगर 2 लोग हैं, और अगर 2 लोगों से ज़्यादा हैं तो आपको स्कूटी की जगह लेना पड़ेगा। स्कूटी की जगह आपको लेना पड़ेगा कार। तो यहाँ पर गोवा माइल्स करके एक कैब है, ऑनलाइन कैब, उसको आप बुक करेंगे तो यहाँ से पिक करेगा और वहाँ तक छोड़ देगा। अमूमन ऐसा सुनने में आता है कि गोवा
में जो है टैक्सी वाले दिक्कत करते हैं, वो बात भी सच है। मैंने कई लोगों से इंक्वायर किया, बट जब आप होटल में रुके होते हैं तो वहाँ से लाने ले जाने में दिक्कत करते हैं। जब आप किसी अपार्टमेंट में रुके हुए हैं एयरबीएनबी के थ्रू, तो वहाँ पर आसानी से कैब वाले आ जाते हैं और आपको पिक करके चले जाते हैं। तो कल जैसे हम शाम को बागा बीच गए थे, 10 किलोमीटर दूर यहाँ से, तो हम 3 लोग थे, तो हमने कैब हायर करी और कैब यहाँ तक आ गई, यहाँ से लेके गई। और वहाँ पर जब हमने कैब हायर करी वापस आने के लिए, तो वहाँ पर भी बहुत आसानी से कैब मिल गई। लेकिन हाँ, वहाँ ट्रैफिक बहुत था। तो कैब वाले भाई साहब इतने बढ़िया थे, वो प्रॉपर गोवा के नेटिव थे, तो वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वो कैब को एक, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, वहाँ जाना मुश्किल था, तो कैब को पार्क करके पैदल पैदल हमारे पास आए, करीब 1 किलोमीटर चल करके। उसके बाद हमें ले करके वहाँ से फिर पैदल पैदल ले करके आए और गाड़ी में बिठा करके छोड़ा। और उन्होंने गोवा के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने ये बताया कि गोवा के जो लोग हैं नेटिव बहुत कम बचे हैं, बाकी गोवा में बाहर के लोग जैसे मराठा और कर्नाटका और तमिलनाडु, इधर तेलंगाना के लोग आकर बहुत बसे हैं। हाँ, ये भी बताया कि गोवा में जो कल्चर है, नाइट कल्चर नॉर्थ गोवा में बहुत ज़्यादा है। साउथ गोवा बहुत शांत है, वहाँ आप हॉकिंग भी नहीं कर सकते गाड़ी से चलते हुए, हॉकिंग भी ऑफेंस माना जाता है। और उन्होंने बताया कि जो क्राइम है यहाँ पर जीरो है, कोई भी महिला भी रात 2 बजे 3 बजे कहीं पर भी घूम सकती है, और ऐसा यहाँ के माहौल से प्रतीक भी होता है। तो गोवा में यूएस कल्चर जैसा है, पर यहाँ के लोगों का जो प्रॉपर गोवंस हैं, जिनके पास यहाँ का नेटिव होने का प्रमाण पत्र है, उनके लिए पुर्तगाल में कोई वीज़ा नहीं लगता। अब वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पुर्तगाल के लोग जो है रहते हैं आसपास, बट वो लोग जो है बहुत कम बचे हैं, 2 4 10 घर बचे हैं। उनके घर बने पड़े हुए हैं, जो जिनमें दिसंबर और जनवरी के समय छुट्टियां मनाने आते हैं लोग, बाकी समय वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, बंद पड़े रहते हैं। और वो घर जो हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े खेत में मैदान में घर बना दिए, मैदान में और घर बनाए, और बीच में थोड़ी सी जगह पे बना हुआ है, बाकी जगह खुली पड़ी हुई है। तो ये पुर्तगाली कल्चर था जो यहाँ पर दिखता है। चलिए खैर, आगे गोवा की बात करते रहेंगे। और ये जगह एयरपोर्ट से, मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है, बहुत आसानी से पहुंचा जाता है। यहाँ पर जिस जगह मैं खड़ा हूँ उसका नाम है सियोलिम नाम है। यहाँ पर आसपास मारना, मपूसा और गणेशपुरी करके जगहें पड़ती हैं। और यहाँ पर स्कूटी चलाना बहुत ही सुखद अनुभव रहता है। ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं है, और अगर आप स्कूटी से जा रहे हैं तो आदमी आपको ओवरटेक नहीं करता जल्दी। अगर वो यहाँ का है गोवा का, तो बिल्कुल कतई नहीं ओवरटेक करेगा, ना कोई हॉर्न बजाता है। थैंक यू।